and good morning, students. Welcome to this new session of online video class. Today, this time, I also got the chance to interact with you. And for the interaction, I have chosen one of my very interesting segment of science, that is biology. While studying the science, I have already said in your classroom or whenever we meet before, that studying science is nothing but the creating interest inside yourself first. You must create interest, knowing each and everything. This is the standard 9th and lecture number 1. The first chapter of biology is the fundamental unit of life. Unit and life, two terms are there. आप सभी लोगों को पता है कि दुनिया की हर चीज़, चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, मेटेरियल, जितने भी मैटर हैं, सभी मैटर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा या स्टार्ट किया होगा. आपके केमिस्ट्री टीचर जिन्होंने क्लास लिया मैटर के बारे में, उन्होंने समझाया, बताया. उसकी इकाई, उसके यूनिट को एटम कहा गया. बट द टर्म यूनिट ऑफ लाइफ हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस दिस टाइम. मीन्स आपको उस यूनिट को टेक आउट करना है जिसके अंदर लाइफ भी हो. जितनी भी चीजें सजीव हैं, लिविंग हैं, साइंटिस्ट ने जो सर्च किया, रिसर्चेज बहुत पहले से चलते आ रहे हैं, बट फाइनल डिस्कवरी जिन साइंटिस्ट के थ्रू हुआ, हम लोग अभी डिस्कस भी करेंगे. उन्होंने अमेजिंगली ये पता लगाया, जितनी भी सजीव चीजें होती है, लिविंग थिंग होती है, उनका यूनिट, एक यूनिट होता है, और वो पर्टिकुलर यूनिट उन सारे फंक्शन को अपने अंदर होने देता है और करता है जो एक लिविंग इंडिविजुअल के अंदर हम लोग देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने ह्यूमन बीइंग को लेते हैं या फिर किसी एनिमल या किसी प्लांट को, तो हम लोग अभी तक तो इतना जान ही गए हैं कि सभी लिविंग थिंग ऑक्सीजन सांस में लेते हैं, भोजन लेते हैं, अपने आप को नॉरिश करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने अंदर के जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनको बहुत सारे सिस्टम के थ्रू बाहर करते हैं. ये सारी चीज़ें एक लिविंग थिंग के अंदर होती हैं. एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें लिविंग थिंग का जो यूनिट है, उस एक छोटे यूनिट के अंदर भी होती हैं सारी चीज़ें. इसका मतलब दैट पर्टिकुलर यूनिट इज ऑल्सो हैविंग लाइफ. और ये डिस्कवरी, ये सर्च 18th सेंचुरी में 17th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट ने सबसे पहले डेड कॉर्क के स्लाइसेस पर उन्होंने देखा था, और उन्होंने इसका नाम दिया था सेल. साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हुक. ये क्रेडिट रॉबर्ट हुक को जाता है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये डिस्कवर किया था कि ऑल लिविंग थिंग्स are not discrete or continuous, they are made up of its unit and it is called cell. रॉबर्ट हुक ने जब इसकी डिस्कवरी की, आफ्टर 5 to 10 years, साइंटिस्ट, पूरे साइंस जगत में एक रिवॉल्यूशन आया कि जब ये चीज़ें डिस्कवर हुई है तो फिर आगे इस पर रिसर्च क्या किया जाए. और आफ्टर 10 years रिजल्ट सामने आया, और एक साइंटिस्ट ने एक लिविंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को पॉन्ड में देखा. ये जो रॉबर्ट हुक ने जिस वक्त सेल की डिस्कवरी की थी, उस वक्त उन्होंने कॉर्क के स्लाइसेस पे देखा था. उस वक्त कॉर्क जो था वो डेड था, मतलब वो जो सेल थे, प्लांट सेल होते हैं, वो डेड था, उसमें लाइफ नहीं थी, वो मर चुका था. तो नेचुरली उसके अंदर के सारे सेल्स भी डेड थे. लेकिन एक लिविंग इंडिविजुअल सेल की डिस्कवरी एक अनदर साइंटिस्ट के द्वारा हुआ, और उसके बाद रिसर्चेस चलते गए. तो इस तरीके से सेल की डिस्कवरी हो गई, और इसके बाद इस एक सेल की डिस्कवरी से इस यूनिवर्स के बनने में, नेचर के बनने में जो एक सिमेट्री सामने निकल के आई है, उस सिमेट्री को सेगमेंटेड आप लोगों को अपने स्टडीज में, स्कूल, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी जाकर के करना एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, और जिसको जानना है. तो हम लोग बहुत ज़्यादा इस पर फोकस अपने टॉपिक से हटके नहीं करते हैं. सबसे पहले हम लोग सेल को समझते हैं कि व्हाट इज सेल, एंड द डेफिनेशन फॉर सेल इज वेरी सिंपल, दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. This one line encompasses all the
basic rules for the cell. Two terms are there, structural and functional. Why these terms are written over here? For knowing this definition, for knowing this thing, हमें ये समझना है स्ट्रक्चरल का मतलब होता है ढांचा, किसी तरीके का कोई स्ट्रक्चर, और फंक्शनल मीन्स एक लिविंग सेल में या एक सेल के अंदर, चूंकि वो सेल के अंदर लाइफ है तो सारे फंक्शन उसके अंदर होते हैं, तो उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए उसके अंदर भी स्ट्रक्चर होते होंगे, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाए गए होंगे और बहुत ही टाइनी. आपको पता है कि सेल इज अ माइक्रोस्कोपिक थिंग, यू कैन से, वी कैन नॉट see the general cell with our naked eyes. We require microscope, even sometimes very sophisticated microscope also, for studying the complete nature of cell. So सेल बहुत ही छोटा होता है, तो उसके अंदर जो सारे फंक्शन होते हैं, उस फंक्शन को संपादित करने के लिए उसके अंदर के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, उसे ऑर्गेनेल्स कहा जाता है, वो भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, बट वो होते हैं, वो बहुत ही मिराकुलस तरीके से उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसकी बाउंड्री होती है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं. तो हम लोग अपने बुकिश लैंग्वेज में जिन टर्म्स को हम लोग समझेंगे, आगे पढ़ेंगे, जानेंगे, पहले उसके बारे में हम लोग जाने समझे कि why the term, the line, the structural and functional unit of life is given for the definition of cell. ये मैं एक ड्राइंग सेल का ड्रॉ कर रही हूँ फिगर. ये मैंने एकदम राउंड किया है. इट डिपेंड्स अपॉन दिस. इसके पहले मैं आपको एक और चीज बताऊं कि अब तक जो रिसर्चेज हुए हैं उसमें ये माना गया है कि एक सेल का एनिमल, वन सेल के भी एनिमल्स होते हैं या फिर प्लांट होते हैं, और ऐसे जीवों को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है. और एक ऐसा इंडिविजुअल भी होता है प्लांट और एनिमल में जो कि बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स के मिलने से बना हुआ है. तो वैसे एनिमल्स को, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग मल्टी सेलुलर एनिमल और मल्टी सेलुलर प्लांट्स कहते हैं. हम लोग एक सेल को जब डिफाइन करते हैं तो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, एक इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, कवरिंग होती है, इसके बीच का एक स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है. ये कॉमनली जनरली मोरलेस सभी सेल्स में पाए जाते हैं. बहुत सारी चीजें इसके अंदर बनी होती, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स एक सेल के अंदर होते हैं. तो बेसिकली फर्स्ट, सबसे पहले एक रॉ तरीके से अगर सेल को हम डिवाइड करते हैं, साइंटिस्ट ने सेल को जब डिवाइड किया तो उन्होंने ये बताया कि सेल एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है. उस सेल के अंदर बीच में एक पार्ट होता है न्यूक्लियस. सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच जो मटेरियल होते हैं, इसके अंदर मैट्रिक्स बहुत सारे होते हैं और इसमें बहुत सारे छोटे बड़े मटेरियल्स होते हैं. ये मटेरियल्स पूरे को मिला करके इस पूरे एरिया को इनसाइड सेल मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इस एरिया को कहा गया साइटोप्लाज्म. Cytoplasm is the area between the nuclear membrane and the cell membrane, and all these substances, all the organelles along with nucleus, all these substances inside the cell membrane, including nucleus also, are called protoplasm. Protoplasm मीन्स सेल को अगर हम मोटा मोटी सेल को डिवाइड करते हैं, हम यही पाते हैं कि सेल एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है. उस मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस होते हैं. मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच के जो मटेरियल्स होते हैं उन्हें होलली उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं. लेकिन मेम्ब्रेन के अंदर अगर हम सभी को इंक्लूड करते हैं, मीन्स साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, हम प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं. साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस,
is equal to, you can say, प्रोटोप्लाज्म। ये कुछ टर्म है, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। आई थिंक आप ये समझ गए होंगे। ये सभी सेल में होते हैं, या तो प्लांट सेल हो या फिर एनिमल सेल्स हो, सभी में होते हैं। तो इस तरीके से जब सेल की डिस्कवरी हुई, सेल की डिस्कवरी के बाद ये समझ में आया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक सेल के बने होते हैं, उनकी अपनी अलग इंडिविजुअलिटी होती है और वो इस नेचर में बहुत बड़ा योगदान रखते हैं। अगर इस दुनिया से, इस अर्थ से सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटा दिए जाएं तो मुश्किल से अर्थ कुछ सेकेंड्स या कुछ मिनटों तक कायम रह सकता है। अर्थ पे लाइफ जो है कुछ मिनटों तक कायम रह सकता है मुश्किल से। इन चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल नहीं करेंगे। आपके सिलेबस में जो आपको पढ़ना है वो यही पढ़ना है सेल के बारे में, कि साइटोप्लाज्म के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं, कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इस सेल को जिंदा रखने में अपने सारे कार्यों को करते हैं, एक फंक्शन, सारे फंक्शन करते हैं। इन्हें हमें पढ़ना है। न्यूक्लियस के अंदर कौन सी ऐसी मटेरियल होते हैं जो और दूसरे कामों को एग्जीक्यूट करते हैं, उन सभी का नाम हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, आज फर्स्ट डे एक इंट्रोडक्टरी क्लास है तो मैं इसे बहुत लंबा नहीं करूंगी, फिर नेक्स्ट क्लास के लिए आप वेट करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे आज का जो समरी है ये मैं बताना चाहूँगी कि सेल के बारे में जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग बचपन से इन द सेंस आप 5-6 में भी सेल के बारे में, यूनिट के बारे में आपने पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ डेफिनेशन को प्रूफ करने के लिए ये दिया गया है कि इस सेल के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस के अंदर, और ये सारे स्ट्रक्चर्स इस सेल को जीवित रखने के लिए, सुकायम रखने के लिए फंक्शन करते हैं। इसीलिए इस यूनिट को, सेल के डेफिनेशन को, इस यूनिट को के डेफिनेशन में ये कहा गया है कि सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ विच इज हैविंग सम स्ट्रक्चर्स which do some function and make the cell life. So the structural and functional unit of life is called cell. अगर हम इस सेल से इन चीज़ों को हटा देते हैं, अगर हमने इस सेल के माइटोकॉन्ड्रिया को हटा करके अलग कर दिया, एक ऑर्गेनेल्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल का लाइफ का यूनिट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो इस सेल को हेल्प करता है फूड से रिलेटेड चीज़ों के लिए, तभी ये सेल कायम है। सो आपने जो अभी देखा, हम ये कह सकते हैं कि अभी हमने सेल के बारे में जो चीज़ें पढ़ी हैं उसमें सिंपल डेफिनेशन ऑफ सेल पढ़ा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को मोटे तौर पे डिवाइड किया गया साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म, ऑल द मटेरियल इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन एंड inside the cytoplasm is the material between the cell membrane and the nuclear membrane, मतलब न्यूक्लियस को छोड़ करके और सेल मेम्ब्रेन के बीच की जितनी मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म कहलाए। ऑल द सब्सटेंस इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्लूडिंग न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। आपने ये समझा, ये पढ़ा। अब इसमें हम थोड़ा सा जो मेजर ऑर्गेनेल्स है जो साइटोप्लाज्म में होते हैं उन चीज़ों को मैं नोट करवाऊंगी। आप सिर्फ उन टर्मिनोलॉजी को आप अपने दिमाग में रखिएगा और याद कीजिएगा। आज के लिए इतना ही रहेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़ेंगे। टाइप्स मतलब ऑन द बेसिस ऑफ बाय नोइंग ऑल द फंक्शन एंड द वेरियस स्ट्रक्चर इनसाइड द साइटोप्लाज्म हम लोग टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़ सकते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना करें कि आप जो मैं कुछ पॉइंट्स टॉपिक्स लिखती हूँ उसे आप नोट करिए और इस टर्मिनोलॉजी को आप याद करेंगे, लर्न करेंगे। न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम,
vacuoles, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mitochondria, and one more इधर लिखती हूँ मैं, Golgi apparatus. इन सभी टर्मिनोलॉजी को आप लोग पढ़ेंगे। न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी एपरेटस। एक्चुअली ये सारे वो स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनल्स हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस को छोड़ के। न्यूक्लियस इज द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म यू कैन से, बट आफ्टर न्यूक्लियस यू मस्ट नो एंड एक्वेंट विद दीज टर्म्स। इन्हीं सब के डिटेल, इनका फंक्शन क्या है इनसाइड सेल, ये क्या करते हैं जो सेल को लाइफ देते हैं, इसी को आपको इस चैप्टर में पढ़ना है डिटेल में, स्ट्रक्चर्स के थ्रू। टाइप्स ऑफ सेल्स क्या होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मतलब इस चैप्टर के एंड तक हम लोग पढ़ते हैं। टाइप्स किस टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, दीज टाइप ऑफ टर्म्स विल कम later on while we will study this thing. So for today you must do one thing only, go through the book, you just read all the lines of your NCERT books। सेल के और हिस्ट्री के बारे में आप जाने, जैसे प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने की, प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी पुरकेंजे नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की। उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से हम सेल को एक यूनिट समझते हैं, बट इस यूनिट लाइफ के अंदर, सेल के अंदर भी कितनी सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं प्रोटोप्लाज्म में के अंदर, न्यूक्लियस और सारे ऑर्गेनल्स। तो आप अपने NCERT बुक्स में जो और भी इसकी जो हिस्ट्री है वो आप बुक के थ्रू पढ़ सकते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक एक करके, न्यूक्लियस हम लोग सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। सभी जो ऑर्गेनल्स हैं जो सारे फंक्शन को करते हैं सेल के अंदर, इन सभी स्ट्रक्चर के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे और उसकी प्रॉपर्टी को समझेंगे। ओके, थैंक यू।